Hello everyone. So today we will start a new chapter that is System Analysis and Design. So first of all हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिस्टम. अब हम कई बार क्या करते हैं कि हमें ये पता है कि ये सिस्टम है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है. नेम ही देखो सजेस्ट करे सिस्टम, यानी कि जो कहाँ से हो सकता है, सिस्टमैटिक से. सिस्टमैटिक और सिस्टम क्या करते हैं, प्रोनाउंस आप करके देखो सेम लगते हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा सिस्टम होता है वो सिस्टमैटिक ही होता है. सिस्टम इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट सच एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू परफॉर्म अ टास्क. कि कोई भी टास्क, कोई भी काम आपको परफॉर्म करना है तो उसके लिए सिस्टमैटिक वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में जब इनपुट और आउटपुट डिवाइस अरेंज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम. अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, मान लो आपको कोई वर्ड पे फाइल बनानी है कंप्यूटर में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मॉनिटर भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, माउस भी चाहिए. लेकिन ये सब अरेंज होंगे तभी तो आप वर्क कर सकोगे. यानी कि आपका सॉफ्टवेयर है, अब आपका कीबोर्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, जहाँ पे कीबोर्ड कनेक्ट होना था वहाँ पे माउस कनेक्टेड है, मतलब वो अनऑर्गेनाइज्ड है. तो क्या वो सिस्टम हुआ? नहीं, वो सिस्टम नहीं हुआ. तो वो क्या हुए कि वैसे ही स्कैटर्ड क्या है, ऐसे ही फैले हुए हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज हैं. सिस्टम क्या होगा, जो भी हमारे इनपुट है, आउटपुट डिवाइसेज हैं, वो जब ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमैटिक वे में अरेंज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. सो जब भी हम उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं. अगर आप कंप्यूटर पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो जो आप इनपुट डालते हो उसका राइट आउटपुट तभी आएगा जब वो सिस्टमैटिक वे में वर्क करेगा. सारी जो चीजें हैं, सारे डिवाइसेस हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे. सो सिस्टम क्या है, जब ऑर्गेनाइज्ड कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. जैसे हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम. इट सिंपली मीन्स ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनिंग यूनिट और कंपोनेंट्स टू अकम्प्लिश अ टास्क एंड अचीव अ कॉमन गोल. कि अगर हम सिंपल वे में देखें तो सिंपली हम क्या क्रक्स निकाल सकते हैं कि सिस्टम क्या है, कि जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं जब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज होते हैं ताकि हम एक टास्क को कंप्लीट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं. यानी कि जब हमारा कंप्यूटर सही से, मॉनिटर कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, सीपीयू कनेक्टेड है, सब आपस में कनेक्टेड है, और तब हम वो अब डिवाइस क्या कर रहे हैं, इंटर रिलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमने उन्हें कनेक्ट कर रखा है. ऐसा नहीं है कि हमारा कंप्यूटर का मॉनिटर यहाँ रखा है, कीबोर्ड इतनी दूर रखा है कि वो उसे कनेक्ट नहीं कर सकता. जब हम ऑर्गेनाइज्ड वे में उन्हें कलेक्ट करते हैं और उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम. और वो हम क्यों करते हैं, ताकि हम कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, टास्क को कंप्लीट कर सके. 3 मेन एलिमेंट ऑफ सिस्टम. अब सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन उसके मेन एलिमेंट क्या है कि अब आप उसमें क्या करोगे, इनपुट दोगे, प्रोसेसिंग होगी और आपको आउटपुट मिलेगा, तभी तो आपका ये पता चलता है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है या नहीं. अगर आपका इनपुट और आउटपुट मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी है. आपने जो रिजल्ट आपने जो क्वेरी दी है उसका रिजल्ट अगर सही नहीं है कंप्यूटर में, इसका मतलब किसी ना किसी डिवाइस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है. तो वो क्या होता है, हमारे मेन कंपोनेंट क्या है, मेन एलिमेंट क्या है हमारे सिस्टम के, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. इनपुट क्या होता है कि यूजर की क्वेरी या फिर यूजर जो भी डालता है. फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि हम वर्ड में फाइल बनाने हैं, तो जो भी आप डाटा डालोगे वो क्या होगा, हमारा इनपुट. जब हमें वो वर्ड की फॉर्म में चाहिएगा वो क्या होगा, हमारा आउटपुट. लेकिन प्रोसेसिंग किस पे होगी, सीपीयू प्रोसेस करेगा. यानी कि जो भी कमांड आप कंप्यूटर को दोगे उसे अडॉप्ट करने के लिए उसकी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है. तो वो कंप्लीट क्या होता है, सिस्टम. यानी कि ऑर्गेनाइज्ड वे में वो इस तरीके से कनेक्टेड है कि हमारे जो इनपुट है उसका राइट आउटपुट हमें दे रहा है. तो हमारे मेन 3 एलिमेंट क्या हो गए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. लेकिन अगर हम सिस्टम को देखें तो जो हमारे ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हैं, ये किसके हैं, हमारे जब ओपन लूप सिस्टम हो. जब हमारा सिस्टम ओपन लूप है यानी कि उसमें सिर्फ 3 ही कंपोनेंट होंगे, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. आपने जैसे 5 लोग हैं, 5 लोगों को कंप्यूटर पे काम करना है, तो पहले का कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, बीच में कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता. एक एक अपना आओ और काम करते जाओ. इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट उनका होता रहेगा, यानी कि जो वो क्वेरी डालेंगे उन्हें उसका आउटपुट मिलता रहेगा. वो तो है ओपन लूप सिस्टम. लेकिन क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, अब सिस्टम अगर हम एलिमेंट के बेस पे देखें तो 2 ही सिस्टम होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप. ओपन लूप में सिर्फ 3 एलिमेंट होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. लेकिन क्लोज लूप में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के साथ साथ एक चीज और जुड़ जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, फीडबैक. तो फिर ए मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम इज क्लोज लूप सिस्टम. यानी कि ये ओपन लूप से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो गया. जैसे जैसे नंबर ऑफ थिंग्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो चीज
कॉम्प्लेक्स होती जाती है, अब आपके पास 4 काम है करने को, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होंगे इन कंपैरिजन टू कि आपको 6-7 काम करने हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ चीज़ों के साथ, नंबर ऑफ थिंग्स के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसे ही अगर हमारे पास फीडबैक और ऐड हो जाता है एलिमेंट में तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। लेकिन फीडबैक का काम क्या होता है, इसका सिंपल ये है कि प्रोसेसिंग वही होगी जैसे हमारी ओपन लूप में हो रही थी। ओपन लूप में क्या था, इनपुट आया, सबसे पहले यूजर क्या कर रहा है, हमें इनपुट दे रहा है। अब यूजर ने इनपुट दिया, कंप्यूटर सिस्टम क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा, सिस्टम में प्रोसेसिंग, और हमारे यूजर को ही क्या प्रोवाइड करा देता है, आउटपुट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें उसमें, और अगर आप एज ए यूजर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो कई बार आपको जो रिजल्ट मिलता है आप उससे भी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। तो वो क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि जो भी एप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, आपसे फीडबैक मांगती रहती हैं कि आप अपना फीडबैक बताओ, ताकि वो क्या कर सके, और ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट कर सके। तो उसी चीज पे कौन सा फोकस करता है, हमारा क्लोज लूप। यानी कि हमारे इसमें क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तो होता ही है, लेकिन आउटपुट देने के बाद जो हमारा यूजर है उससे क्या लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, और फीडबैक फिर कहाँ दे दिया जाता है, इनपुट में, ताकि जैसे ही नेक्स्ट टाइम इनपुट आए, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, फिर वो पूछते हैं कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। अब आपको लगा कि ये रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है तो आपने दे दिया एवरेज, आपको फीडबैक दे दिया। तो नेक्स्ट टाइम वैसा ही क्वेश्चन कोई पूछेगा, गूगल पे सर्च करेगा, तो क्या होगा, गूगल उसका और भी बेटर रिजल्ट ढूंढ के देने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका क्या फीडबैक कैसा रहा है उसके बेस पे ही आंसर क्या है अरेंज किए जाते हैं। तो ऐसे ही जब आपका क्लोज लूप सिस्टम होता है तो उसमें फीडबैक को यूज किया जाता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छी जो फंक्शनैलिटी है वो यूजर को प्रोवाइड कर पाओ। तो जैसे ही यूजर को आउटपुट मिलता है उससे क्या मांगा जाता है, उसका फीडबैक मांगा जाता है, और वो वापस इनपुट में दे दिया जाता है कि दोबारा ऐसा इनपुट आएगा तो हमें कैसा, अगर हमारा फीडबैक अच्छा है तो हम, इसका मतलब ये है कि हम यही रिजल्ट दोबारा शो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा फीडबैक अच्छा नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी प्रोसेसिंग और इनपुट में। ये तो थे हमारे क्या, एलिमेंट्स। अब एलिमेंट कितने हो गए, अगर हम ओपन लूप की बात करें तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, लेकिन क्लोज लूप की बात करें तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड फीडबैक। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारे सिस्टम को हमने समझ लिया, सिस्टम क्या है, उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। हमने जब सिस्टम का मीनिंग किया तो उसमें क्या था कि हम जब ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करते हैं किसे, कंपोनेंट्स को। और कंपोनेंट्स क्या हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसका मतलब जो हमने अभी कंपोनेंट्स और एलिमेंट पढ़े हैं उन्हीं को जब हम अरेंज करते हैं सिस्टमैटिक वे में तो वो हमारा क्या है, सिस्टम है। यानी कि जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं उन्हें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि हमें राइट आउटपुट मिल जाए हमारे इनपुट की क्वेरी के अकॉर्डिंग, वो क्या है, सिस्टम। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। इसका मतलब क्या है, हमने मीनिंग में किया है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन, ऑर्गेनाइज्ड कनेक्शन, तो ये सब क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। यानी कि जितने भी डिवाइस हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, यानी कि सिस्टमैटिकली अरेंज्ड हैं। तो पहली तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका फीचर यही हो गया कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। देन इंटरेक्शन, यानी कि जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आप कीबोर्ड पे डालते हो वो किस पे आ जाता है, मॉनिटर पे आ जाता है। इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और यूजर किस पे वर्क करता है, अगर यूजर माउस पे भी वर्क कर रहा है तो आपके स्क्रीन पे वर्क चलता है, सीपीयू पे वर्क चलता है। तो इसका मतलब क्या है, सबके एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी वर्किंग के लिए उन्हें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर सीपीयू वर्क नहीं करेगा तो ना मॉनिटर वर्क करेगा, ना कीबोर्ड वर्क करेगा, क्योंकि सिस्टम तो वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक मेन पार्ट डिवाइस काम नहीं कर रहा। ऐसे ही कीबोर्ड पे अगर हम वर्क नहीं कर रहा तो हमारी स्क्रीन पे हम कुछ लिख नहीं पाएंगे। सो ये एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि एक की फंक्शनैलिटी दूसरे की फंक्शनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इंटीग्रेशन, अब हमने बोला कि ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, इंटीग्रेशन का मतलब अलग अलग डिवाइसेस को इकट्ठा कर रखा है। अब आप एक कंप्यूटर सिस्टम में देखो, मॉनिटर भी होता है, सीपीयू भी होता है, स्पीकर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, यानी कि अलग अलग डिवाइसेस को इंटीग्रेट किया हुआ है, इकट्ठा किया जाता है। तो सिस्टम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस डिवाइसेस है। देन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सारे जो जितने भी हमारे डिवाइसेस काम करते हैं वो एक ही चीज के लिए काम करते हैं कि जो हमें इनपुट मिला है उसका सही आउटपुट हम दे सके। जो हमारा कीबोर्ड है, जितने भी हमारे डिवाइसेस होंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, वो हमारे इनपुट के प्रॉपर आउटपुट को प्रोवाइड कराने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं।
ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई? ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंट, इंटीग्रेशन एंड सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमारे सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम सच एज ओपन एंड क्लोज सिस्टम, प्रोबेबिलिटी एंड एक्यूरेट सिस्टम, एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल सिस्टम, अडप्टिव एंड नॉन अडप्टिव, परमानेंट एंड टेम्परेरी सिस्टम। यानी कि ये क्या है? हमारे 5 क्लासिफिकेशंस हैं सिस्टम के। फर्स्ट है ओपन एंड क्लोज सिस्टम। नेम ही सजेस्ट कर रहा है ओपन एंड क्लोज। ओपन सिस्टम इज यूजर एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। यानी कि ओपन सिस्टम क्या होता है? यूजर फ्रेंडली और एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। कोई भी इसे यूज कर सकता है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। यानी कि मान लो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसपे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है, कोई भी उसे चला सकता है, वो जो भी उसमें करना चाहे उसे कर सकता है। तो वो हमारा क्या होगा? ओपन सिस्टम है। यानी कि जिसे कोई भी यूज कर सकता है, उसमें कोई बैरियर नहीं है। लेकिन क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसका एक बाउंड्री बनी होती है, जिसकी एक लिमिटेशंस होती हैं कि इसे सिर्फ एक्सपर्ट ही यूज कर सकते हैं। कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें चलाने ही नहीं आते। जब तक हम उनकी ट्रेनिंग नहीं ले लेते, जब तक हम उसे सीख नहीं लेते, तब तक हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो वो हमारे क्या होते हैं? क्लोज्ड सिस्टम होते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या है? जिसके लिए कोई भी हमें एक्सपर्ट या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जो चाहे वो एक्सेस कर सकता है। लेकिन क्लोज सिस्टम कौन से होंगे? जिसमें अगर हमें उसे यूज करना है तो उसके लिए हमें उसमें ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है या फिर हमें उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एंड एक्यूरेट सिस्टम। यानी कि जिस सिस्टम का रिजल्ट और उसकी प्रिडिक्शन प्रोबेबल है, यानी कि मे बी और मे नॉट बी, कि हो भी, ये आंसर सही भी हो सकता है और नहीं भी, ये प्रिडिक्शन आगे सही भी मिल सकती है और गलत भी। तो वो हमारा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी सिस्टम। यानी कि जो हमें फाइनली ये नहीं बता के दे रहा कि ये सही है या नहीं। लेकिन एक्यूरेट सिस्टम क्या होता है? कि जो भी रिजल्ट उसने दिया है वही फाइनल रिजल्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो कंप्लीटली एक्यूरेट है। यानी कि जो भी रिजल्ट है वो चेंज नहीं होगा, यही रहेगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है? मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो भी और ना भी हो, शायद और शायद नहीं भी का जब रिजल्ट आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सिस्टम। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड फिजिकल सिस्टम। एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? जो हमें विजिबल नहीं होता, इनटेंजिबल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, ना उसे हम फील कर सकते, लेकिन वो वर्क करता है। यानी कि जो हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते। अब हमारा जो नेट है, आपके फ़ोन में इंटरनेट का कनेक्शन है, अब जैसे ही आपका वो पैक खत्म हो जाता है, आपका इंटरनेट का कनेक्शन चला हो जाता है, अब आपको दिखता थोड़ी है कि इंटरनेट से आप कैसे जुड़े हुए हो, आपको दिखता नहीं। लेकिन जैसे ही अब अगर आप ऐसे रेज से जुड़े हुए हो तो आपको वो रेज नहीं दिखती, आपको वो वायर्स नहीं दिखते। लेकिन ये कैसे होता है कि जैसे ही आपका पैकेज खत्म हुआ, आपके फ़ोन से इंटरनेट का कनेक्शन भी चला गया। सो वो क्या है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम होते हैं, यानी कि जो हमें दिखते नहीं, जिसे हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। सिमिलरली जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो क्या है? हमारा फिजिकल सिस्टम है। यानी कि जैसे हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, जो टेंजिबल है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल सिस्टम। नेक्स्ट इज अडप्टिव सिस्टम एंड नॉन अडप्टिव सिस्टम। अब टेक्नोलॉजी क्या है? उसमें अपग्रेडेशन होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। अब क्या है? पहले जो थे कीपैड फोन थे, फिर स्मार्टफोन्स आए, तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी डेवलप होना पड़ेगा। जो हमारा सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी को, एनवायरनमेंट के चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर लेता है, वो क्या होगा? हमारा अडप्टिव सिस्टम। और नॉन अडप्टिव सिस्टम क्या है? वो रिगिड है, यानी कि उसे हम चेंज ही नहीं कर सकते, जैसा वो है वो वैसा ही रहेगा। उसमें मॉडिफिकेशंस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एनवायरनमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, तो हमें सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं नॉन अडप्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज परमानेंट सिस्टम एंड टेम्परेरी सिस्टम। नेम ही सजेस्ट कर रहा है परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होता है? जो कुछ टाइम के लिए हो, परमानेंट यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए हो। तो जो हमारे जो सिस्टम सिर्फ 1-2 टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि वो सिर्फ 2-3 टास्क के लिए ही काम आएंगे, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेरी सिस्टम। और परमानेंट सिस्टम क्या है? जो लाइफ लॉन्ग चलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लगातार हम उस पर वेरियस टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेम्परेरी किसके लिए हुए? शॉर्ट टर्म के लिए हुए, परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए हुए। और टेम्परेरी पे हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे फ्यू टास्क ही परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट पे हम नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? हमारे परमानेंट सिस्टम एंड टेम्परेरी सिस्टम। So I hope you are clear with meaning of system, characteristics of system, element of system and types of system. If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely try to resolve your query as soon as possible. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.